नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान चैनल पर हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा जो लिखित है। इसमें खड़ी बोली गद्य का आरंभिक विकास, कि किस प्रकार खड़ी बोली का गद्य शुरू हुआ। इसके अंतर्गत फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना और फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर की हिंदी क्या थी, कौन कौन यहाँ पर अध्यापक थे, कौन प्राध्यापक था और किस प्रकार हिंदी खड़ी बोली का विकास हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर की हिंदी। फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर की हिंदी क्या थी? प्रशासनिक सुविधा के लिए सन 1800 में अंग्रेजों ने कलकत्ते में, कहाँ? कलकत्ता में। किसने? अंग्रेजों ने। और सन है इसका 1800, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई परीक्षाओं में ये प्रश्न आया भी है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। इस कॉलेज में साहित्य और विज्ञान दोनों की शिक्षा का आयोजन किया गया। साहित्य में एक और तो क्लासिकल भाषा साहित्य, अरबी, फारसी, संस्कृत की शिक्षा दी जाने लगी और दूसरी ओर देश भाषा में हिंदुस्तानी भाषा, हिंदी के लिए भाषा शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, बंगला, तेलुगु, मराठी, तमिल, कन्नड़ आदि की पुस्तकों का लिखा जाना आरंभ हुआ। इसके अतिरिक्त प्रकृति विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र की शिक्षा की व्यवस्था भी हुई। 1800 ईस्वी में ही जो गिलक्राइस्ट थे वो हिंदुस्तानी के प्राध्यापक नियुक्त हुए। वो वहां पर क्या हुए? प्राध्यापक यानी प्राचार्य नियुक्त हो गए। हिंदुस्तानी से उनका मतलब अरबी फारसी शब्दावली से भरी हुई भाषा से था। गिलक्राइस्ट के शिष्य बेली हिंदुस्तानी, उर्दू और हिंदी और रेखता को एक ही अर्थ में प्रयुक्त करते थे। गिलक्राइस्ट ने हिंदी से अलग हिंदवी के लिए भाका मुंशियों की नियुक्ति की। भाका हिंदी शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है। 1824 में जब कैप्टन विलियम प्राइस हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए तो उन्होंने गिलक्राइस्ट की भाषा नीति को बदल दिया। तब उन्होंने उर्दू के स्थान पर हिंदी को प्रधानता दी और हिंदी को हिंदवी के अर्थ में प्रयुक्त किया। ईसाई मिशनरियों को भी गिलक्राइस्ट की भाषा नीति मान्य नहीं थी। मिशनों ने इस देश की बोली हिंदी को अपनाया। उन्होंने हिंदुस्तानी, उर्दू और भाका हिंदी में पुस्तक तैयार करने की अलग अलग व्यवस्था की। लल्लू लाल और सदल मिश्र भाका मुंशी थे, यानी क्या थे? हिंदी के शिक्षक थे, हिंदी के विद्वान थे। लल्लू लाल ने प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिकोतोपाख्यान लिखा। लल्लू लाल का जो ग्रंथ है प्रेम सागर और सदल मिश्र का नासिकोतोपाख्यान बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये परीक्षाओं में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के इस प्रयास के बारे में अंग्रेजों में काफ़ी गलतफहमी फैलाई। ग्रेसन ऐसे भाषाविद ने कहा कि यह अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत हिंदी है जिसे गिलक्राइस्ट के तत्वावधान में लल्लू लाल प्रेम सागर में प्रयुक्त किया है। फ्रेजर ने ग्रेसन की बात दोहराते हुए लल्लू लाल के साथ सदल मिश्र का नाम भी भाषा के आविष्कारकों में जोड़ दिया। ग्रेसन ने खड़ी बोली को किसी की मातृभाषा नहीं स्वीकार किया। आश्चर्य यह है कि ग्रेसन ऐसे भाषाविद भी भाषा के आविष्कार मानते हैं। जो ग्रेसन का वक्तव्य शरारत से भरा हुआ मालूम होता है। वह कहते हैं कि खड़ी बोली किसी की मातृभाषा नहीं है, खड़ी बोली कोई भाषा नहीं है। वो शरारत करते हैं, यानी वो मजाक के लहजे में इस बात को कहते हैं, क्योंकि उनका जो व्यवहार था वो काफ़ी मजाकिया किस्म का नेचर था उनका। क्योंकि अत्यंत सामान्य बात है कि कोई बोली विकसित होकर भाषा का रूप धारण कर लेती है। कोई बोली होती है तो उस बोली के जब बोलने वाले व्यक्ति या उसका एक बहुतायत संख्या में लोग हो जाते हैं तो वो भाषा बन जाती है। यदि खड़ी बोली कोई भाषा ना होती तो फोर्ट विलियम के अधिकारियों को उसमें पुस्तक लिखाने का इल्हाम ना होता। यानी खड़ी बोली कोई भाषा नहीं होती तो फोर्ट विलियम के जो विद्वान थे वो उसमें अपनी पुस्तकें प्रकाशित नहीं करवाते। फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर खड़ी बोली में जो कुछ लिखा जा रहा था उसमें प्रमाणित है कि जन सामान्य की इसी बोली में विकास के लिए राजाश्रय की आवश्यकता नहीं थी। वास्तविकता तो यह है कि हिंदी अपनी आंतरिक क्षमता के आधार पर आगे बढ़ी। राज्याश्रय तो इसे मिला ही नहीं, यानी कोई जैसे राजाओं की तरह इसे
बोली को आगे नहीं बढ़ाया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर जिन 2 लेखकों की रचना उपलब्ध हुई है उनमें सदासुख राय निसार और ईसा अल्लाह खां। किंतु मुंशी सदासुख राय 1746, इनका समय है 1824, के ग्रंथ और रचना काल के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। वे उर्दू फारसी के अच्छे ज्ञाता और शायर थे। 1818 में उन्होंने मंतबुक वारीख लिखी, इनकी पुस्तक का नाम है ये। इससे उनके जीवन का संक्षिप्त इतिहास मालूम होता है। शुक्ल जी के मतानुसार मुंशी जी विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग को लेकर एक पुस्तक लिखी थी जो पूरी नहीं मिली। कुछ दूर तक सफाई के साथ चलने वाला गद्य जैसा योग वशिष्ठ का था, वैसा मुंशी की इस पुस्तक में दिखाई पड़ा। कुछ अन्य लोगों के मत से उन्होंने भागवत का गद्यानुवाद किया। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने उनके अनुवाद का नाम सुख सागर बताया है, पर रामदास गौड़ का कहना है कि उन्होंने विष्णु पुराण का पद्यानुवाद किया, यानी विष्णु पुराण को पद्यों में लिखा है। लाला भगवान दीन और रामदास गौड़ ने हिंदी भाषा सार पुस्तक का संपादन किया है। उसमें मुंशी सदासुख राय का सुराशु निर्णय लेख और उसके वार्तिक का एक अंश संग्रहित है। संपादकों में सुराशु निर्णय का रचना काल संवत 1839-40 और 1783 ईस्वी को ठहराया था। उन्होंने सुख सागर का नाम कोई ग्रंथ नहीं लिखा। हिंदी में उनका उपनाम सुख सागर था और उर्दू फारसी में निसार। इस ग्रंथ के आधार पर शुक्ल जी ने उनकी भाषा के संबंध में निष्कर्ष निकाला है, यह वह प्रामाणिक नहीं है। सदासुख नाम के 3 व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है। एक मुंतबुक वारीख के लेखक सदासुख राय, दूसरे बुद्धि प्रकाश के समाचार पत्र के संपादक सदासुख लाल और तीसरे जैन सदासुख लाल। शुक्ल जी ने अपने सदासुख राय का उल्लेख किया है। उनकी भाषा को शुक्ल जी साफ सुथरी कहा है। शुक्ल जी ने क्या कहा है कि उनकी भाषा काफ़ी साफ सुथरी है और इस खड़ी बोली में उन्होंने कार्य किया है। शुक्ल जी ने इनके गद्य का जो उदाहरण दिया है वह सुराशु निर्णय की भाषा से मेल नहीं है, भाषा के मेल में नहीं है। यह अतः या तो वह उनकी है ही नहीं या योग वशिष्ठ की भाषा की तरह संशोधित है। सुराशु निर्णय की भाषा का नमूना निम्नलिखित है। एक भाषा का नमूना दिया है सुरासु निर्णय का, जो देखिए, प्रसिद्ध योनि है, सुरदेवता असुर दैत्य संज्ञा है, जो कहिए असुर दैत्य है इस बात से दूषण है। कंस दैत्य न था, मनुष्य था। श्री कृष्ण का मामा उग्रसेन का बेटा था, तो इससे समझिए कि स्वभाव असुर है। मनुष्य होए अथवा देवता दैत्य हो, जिसमें तमोगुण विशेष है वही असुर है, इसमें तमोगुण है वही असुर है। क्यों न होए, प्रहलाद दैत्य था परंतु स्वभाव उसका सतोगुण था। भाषा साफ सुथरी है, समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं, पूरी बात स्पष्ट है। उसे सुर जानना चाहिए। दुर्वासा ऋषि ब्राह्मण थे, स्वभाव के तमोगुणी है, उसे असुर जानना चाहिए। दुर्वासा ऋषि थे, स्वभाव उनका कैसा था, असुरों जैसा था, तमोगुण था, तो उनको असुर जानना चाहिए, समझना चाहिए। निश्चय ही इनकी भाषा साफ सुथरी है। सुरासुर के निर्णय के पीछे एक तर्कानुमोदित वैचारिक पद्धति भी दिखाई पड़ती है, जो निबंध के लिए जरूरी होती है। यदि सुरासुर निर्णय का लेखन काल 1783 ईस्वी के लगभग मान लिया जाए तो इसकी भाषा को हिंदी गद्य परंपरा का प्रारंभ स्वीकार करने में किसी तरह का संकोच नहीं होना चाहिए। ईसा अल्लाह खां दूसरे लेखक हैं जिन्होंने हिंदी गद्य निर्माण में विशेष योगदान दिया है। उनका उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी 1800 और 1808 के बीच लिखी होगी। वे लल्लू लाल और सदल मिश्र के समसामयिक थे, यानी उनके ही समकालीन थे, उनके समय में ही वो भी अपना कार्य कर रहे थे। रानी केतकी की कहानियों लाल और मिश्र की रचनाओं पहले लिखी जा चुकी हैं। ईसा के पूर्वज समरकंद के आकर कश्मीर में बस गए थे। इसके बाद वे लोग दिल्ली आकर बस गए। कौन? ईसा अल्लाह खां के माता पिता, उनके पूर्वज। उनके पिता माशा अल्लाह तो मुगल दरबार में हकीम थे। मुगल साम्राज्य के क्षीण होने पर मुर्शिदाबाद चले आए। ईशा का जन्म यहीं हुआ। ईशा लड़कपन से ही कविता करते थे। मुर्शिदाबाद के नवाब के शक्तिहीन होने पर वे ईशा लड़कपन से ही कविता करते थे, यानी ईसा अल्लाह खां बचपन से ही कविताएं लिखा करते थे। मुर्शिदाबाद के नवाब के शक्तिहीन होने पर वे शाह आलम के दरबार में आ गए। शाह आलम के यहाँ भी वे टिक न सके और अवध के नवाब आसफुद्दौला
सादत अली खां के दरबार में जा पहुंचे। कौन? ईसा अल्लाह खां। पर नवाब से मनमुटाव हो जाने के कारण वे वहां से भी खिसक गए। सन 18 वहां से भी वो चले गए। 1816 में उन्होंने अपनी इहलौकिक लीला समाप्त की, यानी 1816 में उनकी मृत्यु हो गई। रानी केतकी की कहानी लखनऊ में ही लिखी। रानी केतकी की कहानी उन्होंने कहाँ लिखी? लखनऊ में। ये प्रश्न भी बनता है कि कहाँ लिखी। इसके संबंध में ईसा ने लिखा है कि एक दिन बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई ऐसी कहानी कहिए कि जिससे हिंदी की छुट और किसी बोली का पुट न मिले, हिंदी में हो और किसी दूसरी भाषा उसमें न हो। तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले, यानी मेरा मन प्रसन्न हो गया, मैं खुश हो गया। बाहरी की बोली और गवारी कुछ उसके बीच में ना हो, यानी कोई बाहर की कोई भाषा ना हो उसमें, और गवारी बोली यानी बोलियों के भी कोई शब्द ना हो। अपने मिलने वालों में से एक कोई बड़े पढ़े लिखे पुराने दुराने ढांग बूढ़े डांग या खटराग लगा जाए, लगे कहने यह बात कोई होते दिखाई नहीं देती, हिंदवीपन में भी न निकलने और भाषापन में भी न हो। बस भले लोग अच्छों से अच्छे आपस में बोल चालते हैं, जो क्या तो वहीं सब डील डॉल रहे और छाँव किसी की न हो, यही नहीं होने का। यानी इस तरह उन्होंने कहा। इससे लगता है कि ये ईसा अल्लाह खां की भाषा है। इससे लगता है कि ईसा ने किसी पुराने डांग बूढ़े को उन चुनौती को स्वीकार किया था, यानी किस बूढ़े ने उनसे कहा था कि अच्छे लोगों को फालतू बातों में नहीं पढ़ना चाहिए, अपना ढंग से बैठो, खाना पीना खाओ और अपने आराम से रहो, जिसमें कहा गया था कि ठेठ हिंदवी का प्रयोग संभव नहीं है। यहाँ हिंदवी भाषा बाहरी बोली और गवारी पर विचार कर लेना चाहिए। यानी जो शब्द प्रयोग हुए हैं, बाहरी बोली नहीं हो, गवारी बोली नहीं हो और हिंदी भाषा हो, तो बाहरी बोली का अर्थ है यामिनी भाषा, यानी अरबी फारसी से भरी हुई हिंदुस्तानी। तो प्रश्न बनता है कि यामिनी भाषा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है अरबी फारसी से, यानी अरबी फारसी के शब्दों का जो प्रयोग जिस भाषा में किया जाता है उसे यामिनी भाषा कहा जाता है। भाषा का माने संस्कृत निष्ठ पंडिताऊ हिंदी, यानी संस्कृत निष्ठ पंडिताऊ, यानी जो पुराने समय में वैदिक पंडित जो हिंदी का प्रयोग करते थे उसको उन्होंने। गंवारी वह जो भले लोगों की भाषा ना हो, गंवारी वह है जो अच्छे लोग नहीं बोलते, यानी गांव के लोग प्रयोग करते हैं और अलग शब्द उसका होता है ना, पुट उस भाषा का अलग तरीका होता है, वही। अर्थात ईसा ने शिष्ट जनों की बोलचाल की भाषा, जिसमें न तो संस्कृत का प्रभाव था न अरबी फारसी का, रानी केतकी की कहानी लिखी। चंद्रवली पांडे के विचार है इस पर। चंद्रवली पांडे अपने विचार देते हैं कि रानी केतकी की कहानी उर्दू की खड़ी बोली है और वस्तु हिंदू या मजहब शिया है। इस दृष्टि से देखने पर कबीर, जायसी, कुतुबन, मंझन का क्या होगा? पांडे जी ने इन कवियों पर भी कुछ वैसा ही मंतव्य व्यक्त किया है। रानी केतकी की कहानी के कुछ शब्दों और मुहावरों के आधार पर उन्होंने उसमें बाहरी शब्दों का भी खोज निकाला है, किंतु समग्र उसकी भाषा हिंदी या हिंदवी है। लल्लू लाल की भाषा को भी खड़ी बोली और हिंदवी कहा गया है। यही सही है कि उक्त कहानी मसनवी शैली पर लिखी गई है। किस पर लिखी गई है? मसनवी शैली पर। वह सूफी प्रेमाख्यानक नहीं है, जैसा कि शोध ग्रंथों में लिखा गया है। हिंदी के सूफी प्रेमाख्यानकों और रानी केतकी की कहानी में केवल इतना ही अंतर है कि सूफी काव्य पद्य में है और यह गद्य में है। तो जो ये प्रश्न भी बनता है कि कौन सी शैली में लिखी गई है रानी केतकी की कहानी, तो ये मसनवी शैली में लिखी गई है। और इसमें अंतर क्या है? ये गद्य में है, ये पद्य में नहीं है। कहानी है तो गद्य में ही होगी। किंतु प्रारंभिक ईश्वर वंदना, प्रत्येक परिच्छेद के आरंभ में लंबे शीर्षक, ईरानी कथानक, रूढ़ियाँ आदि इसमें सूफी प्रेमाख्यानक की कोटि में नहीं रख पाती। यह केवल प्रेमाख्यानक है, इसमें तसव्वुफ का स्पर्श नहीं है। उसकी भाषा का एक नमूना देखिए। रानी केतकी की कहानी की भाषा का एक नमूना है, यानी कुछ शब्द दिए गए हैं, एक वाक्य, इन्हें हम देखते हैं। दायरे उसके उभार के दिनों का सुहानापन, चाल ढाल का अच्छन वच्छन
उठती हुई कोपल की कली पहने, जैसे बड़े तड़के धुंधले के हरे भरे पहाड़ों की गोद में सूरज की किरणें निकल आती हैं। कितनी ताजा और जीवंत भाषा है। पर इस प्रकार की भाषा कहीं कहीं है, सब मिलाकर उनकी भाषा सर्वत्र हिंदी की प्रकृति के अनुकूल पड़ नहीं पड़ती। चटक मटक फारसी के प्रभाव का सूचक है, फिर भी प्रारंभिक गद्य में उसके योग को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। आज के सत्र में इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।